मिर्जापुर गांव की उस पुरानी हवेली में राम प्रसाद का भरा पूरा परिवार एक साथ रहता था। जहां कभी हर दिन खुशियों का मेला लगता था, वहां छोटे बेटे के अचानक दुनिया से चले जाने के बाद सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे उस घर के रिश्तों में खटास आने लगी। पिताजी, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। भाभी और अंश का खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अंश अब बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई, कपड़े, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। जी पिताजी, घर का खर्च संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। बात तो तुम दोनों की सही है। जब से वीर गया है, इनका सहारा भी खत्म हो गया। लेकिन हम कब तक? यही तो मैं कह रहा हूं पिताजी। आमदनी भी कम हो गई है और अब हमारा भी परिवार है। पायल की पढ़ाई, उसका भविष्य, सब देखना है हमें। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही इनके लिए ठीक रहेगी। राम प्रसाद कुछ पल चुप रहे और धीरे से सिर हिला दिया। अगली सुबह राम प्रसाद कविता के कमरे में गए। अंश जमीन पर बैठकर पढ़ रहा था। बहू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी पिताजी, कहिए। अंश अब बड़ा हो रहा है, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? कोई छोटा मोटा काम सीख ले तो बेहतर रहेगा। अंश के हाथ रुक गए। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? अंश इंजीनियर बनना चाहता है। ये उसके पिताजी का सपना था। सपने पूरे करने के लिए पैसे चाहिए बहू, और अब वीर नहीं रहा। तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? कविता की आंखों में आंसू आ गए। हम बोझ नहीं हैं पिताजी। ये घर जितना आरव का है उतना ही मेरे पति का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं? आरव और निशा अंदर आए। बात सीधी है भाभी, अब आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही आपके लिए सही रहेगा। हमें भी अपने बच्चे का भविष्य देखना है भाभी। अंश खड़ा हो गया। आंखों में आंसू थे पर आवाज मजबूत। चाचा, ये घर हमारा भी है। अगर पापा होते तो क्या तब भी आप हमें जाने को कहते? चलो अंश, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहाँ रहना ठीक नहीं। अंश और कविता अपनी जरूरत का सामान लेकर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। अंश एक बार पीछे मुड़कर हवेली को देखता है और कविता से कहता है, माँ, क्या हम सच में ये घर और अपनी सारी यादें यहीं छोड़कर जा रहे हैं? क्या अब ये हमारा घर नहीं रहेगा? बेटा, जहाँ अपनों के दिल में कड़वाहट भर जाए वो जगह घर नहीं रहती। हम ये चौखट नहीं छोड़ रहे, बल्कि अपनी खोई हुई खुशियाँ ढूंढने जा रहे हैं। याद रखना, घर ईंटों से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। उस भव्य हवेली के पीछे अपनी किस्मत पर रोती मिट्टी की एक पुरानी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारों की दरारें उसकी जर्जर हालत बयां कर रही थीं और अंदर पड़ी एक टूटी खाट उस घर के खालीपन का मूक गवाह थी। माँ, क्या अब यही हमारा ठिकाना है? बेटा, जब ऊपर वाला सब कुछ छीन लेता है तो समझो वो हमें अपनी ताकत आजमाने का मौका दे रहा है। ये दीवारें पुरानी हैं, झोपड़ी छोटी है, लेकिन ये अपनी है। यहाँ हमें किसी के सामने नजरें झुकाकर नहीं जीना पड़ेगा। माँ, हालात जैसे भी हों, मैं पापा का सपना जरूर पूरा करूँगा। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ बेटा। दुनिया हमें घर से बेदखल कर सकती है, हमारी रूह से हमारी हिम्मत नहीं। अब से हमारा सहारा हम खुद है। और यकीन मान, हमारे सपनों की दीवारें इन ईंट पत्थरों के मकान से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। रात अपनी चरम सीमा पर थी। खिड़की से आती हल्की रोशनी में अंश और कविता के साये चारपाई पर सिमटे हुए थे। चूल्हे की राख भी ठंडी पड़ चुकी थी। तभी अंश गंभीर आवाज में बोल पड़ा, माँ, अगर आज पापा साथ होते तो क्या हमें इस तरह खाली पेट और अंधेरे में सोना पड़ता? क्या वो हमें इस हाल में देख पाते? नहीं बेटा, हारना हमारे खून में नहीं है। तेरे पिता कहकर गए थे कि वक्त बुरा हो सकता है, हम नहीं। आज की ये भूख कल की कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बस आज रात काट ले, कल से सब बदलेगा। ये जुबान है मेरी। कविता भारी मन से झाड़ू लगा रही है। उसकी आंखों के घेरे बता रहे हैं कि वो रात भर सोई नहीं है। तभी गांव की दो औरतें वहां आकर रुकती हैं। कविता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यही रहते हैं चाची। कल तक तो तुम उसी हवेली में रहा करते थे। ऐसी क्या बात हुई कि तुम आज यहाँ रहने पर मजबूर हो? ऐसी कोई बात नहीं है।
बस मुझे अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी है। घर छोटा हो या बड़ा, इंसान को अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी पड़ती है। सच कहें तो तेरी ससुराल वालों ने हमेशा बड़े बेटे को ही सिर पर बिठाए रखा। तेरे पति के रहते रहते तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर उनके जाते ही सबने अपना असली रंग दिखा दिया। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं तो बस सब कुछ देखकर भी अनजान बनी रही। सोचा था अपना ही परिवार है, कभी ना कभी तो सब ठीक होगा, पर मैं गलत थी। तू खुद को अकेली मत समझ कविता। पूरा गांव तेरे पीछे खड़ा है। तेरी मेहनत, तेरी सच्चाई और तेरी नेकी को इस गांव का बच्चा बच्चा जानता है। बरगद के पेड़ के नीचे अंश अपने बचपन के दोस्त राहुल के साथ बैठा था। अंश, तुझे याद है तू बचपन में कहता था कि मैं इंजीनियर बनकर पूरा गांव बदल दूंगा। सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं, पर जब जिंदगी बिना दस्तक दिए इम्तिहान की घड़ी ला खड़ी करे, तब समझ आता है कि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। इम्तिहान तो उनका होता है जिन्हों से पार करने की काबिलियत होती है, और तू तो पढ़ाई में सबसे आगे था। अगर तू ही हार मान जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब शायद मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे घर की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। माँ अकेली कहाँ तक संभालेगी? स्कूल की फीस और किताब के पैसों की कमी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। रुकावटें तो सिर्फ ये परखने आती हैं कि सपना कितना सच्चा है। पैसों की तंगी से रास्ते कठिन जरूर होते हैं, पर खत्म कभी नहीं होते। हम मिलकर हर दीवार को लांघ जाएंगे, तू बस खुद पर भरोसा रख। शाम का समय था। झोपड़ी के बाहर बैठे कविता और अंश मानो किसी गहरी सोच में डूबे थे कि तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अरे कविता, क्या बात है? यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठी है? सामने लक्ष्मी खड़ी थी, कविता की सालों पुरानी सहेली। क्या किस्मत है हमारी लक्ष्मी। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने, फिर भी आज अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए तरसना पड़ रहा है। स्कूल की फीस, नई किताबें, यूनिफॉर्म, इन सब का खर्च किसी पहाड़ जैसा लग रहा है। समझ नहीं आता किस किस चीज के आगे हाथ फैलाऊं। बस कर कविता, बहुत रो ली। रोने से आज तक किसी की परेशानी हल हुई है क्या? अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वक्त नहीं है। गांव के नए सिलाई सेंटर में काम मिल रहा है। जब भगवान ने तेरे हाथों में सिलाई का इतना अच्छा हुनर दिया है, तो उसका इस्तेमाल कर और वहां जाकर जुड़ जा। तुम ठीक कह रही हो लक्ष्मी, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मेरी दिन रात की मेहनत से मेरे अंश का भविष्य सुधर सकता है, उसकी पढ़ाई बढ़ सकती है, तो मैं बड़े से बड़ा जोखिम उठाने को तैयार हूँ। देखना, मैं अपने बच्चे के सपने टूटने नहीं दूंगी। आप बहुत अच्छी हो माँ, हमेशा सिर्फ मेरे बारे में सोचती हो। अगर मेरी पढ़ाई के लिए आपको फिर से सिलाई मशीन चलानी पड़ रही है, तो मैं भी चुपचाप नहीं बैठूंगा। पढ़ाई भी करूंगा और काम में आपकी मदद भी करूंगा। अब हम अपनी गरीबी को हरा कर ही रहेंगे। अगले ही दिन से कविता लक्ष्मी के साथ सिलाई केंद्र जाने लगी। सुबह का काम खत्म कर वो रोज निकल पड़ती। एक सुबह, मैं जा रही हूँ अंश, लक्ष्मी बाहर इंतजार कर रही है। तुम ठीक से स्कूल चले जाना। भूलना मत, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही माँ इतनी मेहनत कर रही है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, मैं सब देख लूँगा। आप आराम से जाओ, मैं समय पर स्कूल भी पहुँच जाऊँगा और शाम को लौटकर आपकी सिलाई में मदद भी करूँगा। कविता आंगन में सिलाई के काम में डूबी हुई थी। तभी हवेली की बड़ी मालकिन निशा वहां आ धमकी। उसके चेहरे की वो कुटिल मुस्कान साफ बता रही थी कि वो यहाँ कोई अच्छी बात करने तो बिल्कुल नहीं आई है। अरे रे रे, ये क्या हाल बना रखा है। कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें और कहाँ गया वो राजपाट जिनके हाथों ने कभी दूसरों को झुकना सिखाया था। आज वही हाथ खुद कटोरा बने फिर रहे हैं। वाह रे किस्मत, कल के शहंशाह आज दूसरों के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। आप हमारे हालात पर हंस सकती हैं चाची, लेकिन हमारी हिम्मत पर उंगली नहीं उठा सकती। ये हाथ काम करने के लिए आगे बढ़े हैं, किसी के सामने फैलने के लिए नहीं। पसीना बहाना जानते हैं हम, किसी के आगे घुटने टेकना नहीं। अरे छोड़ो भी कविता, क्यों इस धूप में अपनी खाल जलवा रही हो। एक सीधा सा रास्ता बताती हूँ। कल से सुबह शाम मेरे घर आ जाया करो। साफ सफाई और चौका बर्तन का काम संभाल लो। सूखी रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा।
वैसे भी मालकिन बनने के दिन तो हवा हो गए, अब नौकरानी बनने में क्या बुराई है। रखिए अपनी पगार और अपनी हमदर्दी अपने पास। हमारे दिन भले ही बुरे हों, लेकिन हमारे हौसले अभी इतने नहीं गिरे कि आपके घर की चाकरी करने लगे। भूखे मरना मंजूर है हमें, लेकिन आपकी चौखट पर अपना स्वाभिमान बेचना मंजूर नहीं। जो भी कमाएंगे अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाएंगे। चाची, किसी लाचार और मजबूर का मजाक उड़ाकर अपने आप को बड़ा मत समझिए। छोटी मुंह बड़ी बड़ी बातें। याद रखना, तुम्हारी ये पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जब दाने दाने को तरसोगे और खाने के लाले पड़ेंगे ना, तब ये सारी किताबें अपने आप बंद हो जाएंगी। ये सुनकर कविता का हौसला अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारे कहने से मेरे बेटे की पढ़ाई कभी नहीं रुक सकती निशा। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे दिन रात एक करके काम करना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे की पढ़ाई रुकने नहीं दूंगी। चलो देखते हैं तुम्हारी ये हिम्मत कितने दिन चलती है। इतना कहकर वो हवेली की तरफ वापस चली गई। माँ, चाची को हमें इस तरह रोता देखकर क्या मिलता है? वो हमेशा हमें नीचा क्यों दिखाती हैं? बेटा, जो लोग दूसरों की मजबूरी का मजाक उड़ाते हैं, वक्त एक दिन उनसे उनका सब कुछ छीन लेता है। हमारी लड़ाई उनसे नहीं, हमारे हालातों से है। हमें बस चलते जाना है। अगले दिन की पढ़ाई खत्म करके अंश अपने सबसे पक्के दोस्त राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर घर लौट रहा था। अंश, अगले 10 तारीख को स्कूल में होने वाले मुकाबले में तू तो हिस्सा ले रहा है ना? मुझे पूरा यकीन है तू ही जीतेगा। देखते हैं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। अरे पर क्यों? स्कूल का कोई ऐसा मुकाबला नहीं है जिसमें तूने हिस्सा ना लिया हो? पढ़ाई में भी तेरा कोई मुकाबला नहीं है, फिर अचानक ये क्या बोल रहा है? बस ऐसे ही, घर पे काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा है आजकल। समझ नहीं आ रहा कि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज हो पाएंगी या नहीं। अरे तू चुटकी में संभाल लेगा, तू बहुत काबिल है अंश। और जब मैं तेरे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? इतना कहकर दोनों अपने अपने घर की ओर चले गए। घर की चौखट पर कदम रखते ही अंश का मन भारी हो गया और वो उदास होकर सोचने लगा, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी पढ़ाई के लिए माँ दिन रात एक करके काम कर रही हैं और घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुझे कुछ करना होगा। अंश अभी अपनी उलझनों से जूझ ही रहा था कि उधर हवेली का माहौल कुछ और ही बयां कर रहा था। वाह पिताजी, मान गए आपकी संस्कारी बहू को। अब वो दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए घर घर जाकर सिलाई का काम जो करने लगी है। बहुत सही हुआ। गरीबी जब दरवाजे पर दस्तक देती है ना, तो बड़े बड़ों का गुरूर मिट्टी में मिल जाता है। अरे पिताजी, माँ तो माँ, बेटे के तेवर भी कम नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं है, पर लाडले का स्कूल जाना बंद नहीं हुआ, जैसे पूरा जिला इसी के दम पर चलने वाला हो। औकात से ज्यादा बड़े सपने देखने वालों का हश्र यही होता है। मिट्टी में मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हवेली का वो कमरा तीनों की बदसूरत हंसी से गूंज उठा, मानो किसी की तंगहाली और लाचारी ही उनके मनोरंजन का साधन बन गई हो। दिन भर की कड़ी धूप में दूसरों का काम करने के बाद थके हुए कदमों से कविता अपनी अंधेरी झोपड़ी में वापस लौटी। अपनी माँ को इस हाल में देख अंश से रहा नहीं गया और वो तुरंत उसके करीब गया। माँ, जब मैं आपको रोज़ ऐसे दिन रात पसीना बहाते देखता हूँ ना, तो मेरा दिल दुखता है। अब मैं और बड़े होने का इंतज़ार नहीं कर सकता माँ। अब से मैं भी आपके साथ काम करूँगा। तू मेरी मदद करेगा? अरे पगले, तू अभी बहुत छोटा है। अगर तूने अभी से काम के चक्कर में अपना कीमती वक्त गवा दिया तो तेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं भूखी सो सकती हूँ बेटा, लेकिन तेरी आंखों के सपनों को टूटते नहीं देख सकती। माँ, आप फिक्र क्यों करती हो? मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त तरकीब आई है। एक ऐसा काम जिससे मेरी पढ़ाई का 1 मिनट भी नुकसान नहीं होगा और मैं आके काम में हाथ भी बटा पाऊंगा। अच्छा, मेरे बेटे के दिमाग में इतनी बड़ी बात आ गई। जरा मैं भी तो सुनूं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे तेरी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। चल जल्दी बता मुझे। अरे माँ, बचे हुए कपड़ों के टुकड़ों को फेंकने के बजाय
हम उनसे बच्चों के खिलौने और टेडी बियर बना सकते हैं, और जो बड़े टुकड़े हैं उन्हें डिज़ाइनर तरीके से जोड़कर शर्ट, पैंट और कुर्ते बन सकते हैं। आज लोग पॉलिस्टर पहन पहन कर परेशान हैं। अगर हम उन्हें सस्ते में आरामदायक सूती कपड़े देंगे तो देखना माँ, हमारी दुकान चमक उठेगी। तूने तो मेरी आंखें खोल दी अंश। सच में, मैं जहाँ सिलाई सीखने जाती हूँ वहाँ रोज ढेरों कतरने बेकार फेंक दी जाती हैं। मैं अपनी सब सहेलियों से कहकर वो सारे टुकड़े इकट्ठा कर लाऊंगी। फिर देखना, माँ बेटे की ये जोड़ी मिलकर ऐसे शानदार कपड़े बनाएगी कि सब देखते रह जाएंगे। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे मेरे बच्चे। तेरी माँ को हर तरह की डिजाइन बनानी आती है। तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही सिल दूंगी। ये सोचते ही माँ बेटे के चेहरे खुशी से खिल उठे, मानो उनकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद का कोई नया सवेरा आ गया हो। फिर वे दोनों खाना खाकर आराम करने बैठे ही थे कि तभी राहुल भी वहां आ पहुंचा। अंश, सब ठीक तो है ना? आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी देख रहा हूँ। कोई अच्छी खबर है क्या? अच्छी खबर नहीं, बहुत अच्छी खबर है राहुल। अंश का आइडिया सुनते ही राहुल ने ठान लिया था कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होते ही वो अपने घर जाने के बजाय अंश के साथ उसकी झोपड़ी में चला आया। अब वक्त गवाए बिना कविता, अंश और राहुल तीनों मिलकर उन छोटे बड़े कपड़ों के टुकड़ों को नया और खूबसूरत रूप देने में लग गए। मौसी, अगर इन बचे हुए कपड़ों से सचमुच अच्छे कुर्ते तैयार हो जाएं, तो बाजार में इनकी मांग बहुत ज्यादा होगी। क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं राहुल। बस तुम दोनों इसी तरह मेरे साथ लगे रहो। फिर देखना, हम इन बेकार कतरनों से भी कमाल के कुर्ते तैयार कर देंगे। हाँ हाँ मौसी, बिल्कुल। हम दोनों आपके साथ इसी तरह लगे रहेंगे। और ये जो कुर्ते सिलने के बाद बाकी कपड़े बचेंगे, उनसे हम अच्छे और मुलायम शर्ट बनाएंगे, ताकि हर वैरायटी की चीजें हमारी दुकान में मिल सके। हाँ, ये जो अभी इतने कपड़े हैं उन सभी को आज ही हम मिलकर सिल लेंगे, क्योंकि हम कल से ही बाजार में अपनी दुकान लगाएंगे। काम की धुन में समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। रात घिरने से पहले ही अंश, कविता और राहुल की मेहनत रंग लाई और उन्होंने उन सभी कपड़ों को बेहतरीन शर्ट, कुर्तों और कई तरह के शानदार डिजाइनों में बदल दिया। बड़ी उम्मीद के साथ अंश, राहुल और कविता ने सुबह सुबह बाजार में दुकान लगाई। लोग आ जा रहे थे, रुककर कपड़ों को देख भी रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उनकी बोहनी नहीं हुई। एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आया और तीनों बस आस लगाए बैठे रगारे। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गई। देखते ही देखते आधा दिन भी निकल गया, लेकिन अभी तक हमारी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। आखिर हमारी मेहनत में क्या कमी रह गई? कोई बात नहीं बेटा, अभी हमारी नई नई दुकान है, लोगों को जानने में वक्त लगेगा। अगर एक बार लोग जान जाएंगे तो हमारी दुकान में लाइन लगी रहेगी। इसी तरह कुछ देर बीत गई और आरव और निशा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर कविता की दुकान पर पड़ती है। अरे निशा, जरा इधर तो देखना। अपनी गरीबी का ऐसा तमाशा बनाना तो कोई इस कविता से सीखे। जो कल तक महलों की रानी बनी फिरती थी, आज वो बाजार के कोने में बैठकर कतरने बेच रही है। क्या दिन आ गए हैं इनके। वाह, भगवान की लीला भी अपरंपार है। दोनों लोग आपस में मिलकर कविता का खूब मजाक उड़ाते हैं और हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर कविता, अंश और राहुल आंखों में आंस लिए ग्राहकों के इंतजार में बैठे रास्ते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, पर एक भी खरीदार उनकी दुकान पर नहीं आता। इसी तरह उदासी में पूरा दिन निकल जाता है और आखिरकार भारी मन से वे रात को अपनी दुकान बंद कर देते हैं। लेकिन हार न मानते हुए अगले दिन वे फिर से उम्मीद का नया सवेरा लेकर अपनी दुकान लगा लेते हैं। अरे राहुल, कल जो हुआ उसे भूल जाओ यार। आज तुम देखना, हमारी दुकान में इतने सारे ग्राहक आएंगे कि हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। हाँ बेटा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। देखना, आज हमारी बोहनी भी बहुत अच्छी होगी और बहुत सारे ग्राहक भी हमारे पास आएंगे। अभी तीनों आपस में हौसले और उम्मीद की बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनकी दुकान के सामने एक बूढ़े दादाजी आकर रुक गए।
अरे वाह, इन कपड़ों की सिलाई और डिजाइन तो कमाल की है। बेटा, क्या इन सारे कपड़ों को तुम लोगों ने अपने हाथों से खुद तैयार किया है? जी हाँ दादाजी, इन कपड़ों की सिलाई से लेकर इनकी खूबसूरत डिज़ाइन तक सारा काम हम लोगों ने खुद अपने हाथों से किया है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत कमाल की बात है। ऐसे पारंपरिक कपड़े तो हमारे जमाने में मिला करते थे। आजकल तो लोग इस हुनर को भूल ही चुके थे, लेकिन आज तुम लोगों के पास इन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। जरा इनमें से मुझे 3 अच्छे से कुर्ते निकाल कर दे दो। लीजिए, ये रहे आपके तीनों कुर्ते। हमारी नई दुकान के आप सबसे पहले ग्राहक हैं। आपकी वजह से आज हमारी दुकान की बोहनी बहुत शुभ हुई है। दादाजी को कपड़े देकर दुकान की पहली बोहनी तो हो गई। इसी तरह समय का पहिया घूमता गया और धीरे धीरे कविता की दुकान की रौनक बदलने लगी। जो भी उनके यहाँ से कपड़े ले जाता वो 4 लोगों को और बताता। देखते ही देखते पूरे इलाके के लोगों के बीच कविता की दुकान की बातें फैल गईं। बिरजू भाई, मुझे अर्जेंट में कुछ कपड़े लेने हैं। पूरे बाजार में चक्कर काट आया पर कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी नजर में कोई ऐसी दुकान है क्या जहाँ की सिलाई और कपड़ा एकदम अव्वल दर्जे का हो? अरे मनोज भाई, तुम सही आदमी से पूछे हो। अपने बाजार में अभी नई नई एक दुकान खुली है। सिलाई ऐसी शानदार है कि बड़े बड़े शहर के कपड़े फीके पड़ जाएं। कपड़ा देखते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। आओ मेरे साथ, तुम्हें सीधे उसी दुकान पर ले चलता हूँ। दोनों ग्राहक कविता की दुकान से अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और अब हर रोज दुकान पर नए नए ग्राहकों का मेला सा लगने लगता है। कविता के हाथों के हुनर की वजह से हर दिन बहुत अच्छी बिक्री होने लगती है और उनकी गरीबी के काले बादल छटने लगते हैं। सच माँ, ये सब तुम्हारी लगन और मेहनत का ही कमाल है। देखो तो सही, आज अपनी दुकान में कितनी बढ़िया बिक्री हुई है। अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इधर तो कविता की दुकान पर ग्राहकों का मेला सा लगा रहता था, पर दूसरी तरफ आरफ की दुकान एकदम खाली पड़ी थी। आरफ की दुकान ठीक कविता की दुकान के सामने ही थी। एक वक्त था जब कविता के आने से पहले आरफ का ही पूरे बाजार पर बोलबाला था। उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने वालों की लंबी लाइनें लगती थी और खूब कमाई होती थी। बेटा आरव, थोड़े पैसे चाहिए थे। डॉक्टर ने नई दवाइयां लिख दी हैं और आज ही बिजली का बिल भी हाथ में आया है, पूरे 2000 रुपए। जरा देखना बेटा, पैसों का कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? दवा और बिल के पैसों की चिंता मत कीजिए पिताजी, पैसे तो मैं दे देता, लेकिन इस कविता ने मेरी पूरी दुकान का भट्टा बैठा रखा है। अरे क्या हो गया आरव बेटा? उस कविता ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतने बौखलाए हुए हो? वो तो बस कतरने सी सी कर गुजारा कर रही है। कोई बहुत बड़ी दुकान तो खोल नहीं ली उसने। अरे क्या बताऊं पिताजी, उस कविता ने मेरी दुकान के ठीक सामने अपनी दुकान खोल ली है। अब सब लोग मेरी दुकान छोड़कर उसी के पास कपड़े खरीदने जा रहे हैं। क्या कहा तुमने? उस कविता की इतनी मजाल जो ठीक हमारी दुकान के सामने अपना अड्डा जमा ले। बाजार में हमारी छाती पर चढ़कर दुकान चलाएगी वो। रुक, कल सुबह ही जाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूं। अगली सुबह रामप्रसाद और आरव दोनों गुस्से में कविता की दुकान पर आते हैं। अरे ओ कविता, तेरी इतनी हिम्मत जो हमारी ही छाती पर चढ़कर हमारी दुकान के सामने अपनी दुकान लगा रही है। रामप्रसाद के ऐसा बोलते ही कविता की दुकान पर आए एक ग्राहक ने रामप्रसाद को समझाते हुए कहा, रामप्रसाद जी, बाजार आपके नाम की बपौती नहीं है जो आप जिसे चाहे हटा दें। और भूल गए क्या, इस बेचारी कविता को तो आपने खुद अपने ही घर से धक्के देकर निकाल दिया था। उसके बाद भी इसने हार नहीं मानी। किसी के आगे हाथ फैलाने या चोरी चकारी करने के बजाय ये अपने हाथों की मेहनत से कपड़े सीकर ईमानदारी की रोटी खा रही है। महेश जी, आप अपने काम से काम रखिए और बीच में टान मत अलाइए। ये हमारे घर और खानदान का आपसी मामला है, इसमें आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सीधा कह रहा हूं, ये कविता हमारी दुकान की नाक के नीचे अपनी दुकान नहीं चला सकती।
ऐसा तो कभी नहीं हो सकता राम प्रसाद जी, और अब हम में से कोई भी आपकी दुकान पर नहीं आएगा। जब आप अपने ही घर के सदस्यों की इज्जत नहीं कर सकते तो हमारी क्या इज्जत करेंगे? हाँ भाइयों, आज के बाद हम में से कोई भी आरव की दुकान पर पैर तक नहीं रखेगा। सब के सब सिर्फ कविता जी की दुकान से ही कपड़े खरीदेंगे।